प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जब बात होती है पाकिस्तान में तो एक बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि जी पिछले 20 साल से बातें हो रही हैं प्राइवेटाइजेशन की और प्राइवेटाइजेशन को रियल सेंस में इतनी ख़ास नहीं हुई है, बहुत ही इक्का दुक्का प्राइवेटाइजेशन है, जो कि बड़ा एक वैलिड क्रिटिसिज्म है। आज हमारा मकसद ये है, मेरा मकसद ये है, पर्पज़ ये है कि आपको ये बात बताना और कन्विंस करना कि अब आने वाले वक्तों में प्राइवेटाइजेशन क्यों होगी, और ये सिर्फ हमारे अमल से मालूम चलेगा, सिर्फ बातों से मालूम नहीं चलेगा। तो पिछले 20 सालों में जो प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन दो जो बड़ी वजूहत रही हैं जिनके बगैर प्राइवेटाइजेशन दुनिया में किसी मुल्क में नहीं हो सकती, वो एक है कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप और दूसरी है कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट। इन दो चीज़ों को अगर आप निकाल दें तो दुनिया में कहीं प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती है। आप दुनिया की हिस्ट्री देखें, यूके ने किया, सोवियत यूनियन में हुई, बाकी जगहों पर हुई, तो देयर वाज कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप। आज की तारीख में माशाल्लाह फ्रॉम द टॉप प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हाईएस्ट लेवल का कमिटमेंट है, फॉलोअप है और फुल सपोर्ट है प्राइवेटाइजेशन के लिए। और ये पिछले माह जो हमने पहली ट्रांजैक्शन, जो कि बहुत छोटी ट्रांजैक्शन थी, फर्स्ट वुमेन बैंक, उसको आपने देखा, लेकिन ट्रांजैक्शन छोटी हो या बड़ी हो उसमें पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। हाँ, बड़ी ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन प्रोसेस, अप्रूवल, सारे कुछ हर ट्रांजैक्शन में फॉलो होता है। तो कमिटमेंट आज की तारीख में फ्रॉम द टॉप इज़ देयर ऑफ द हाईएस्ट लेवल, पहली बात। दूसरी बात कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदर जब तक कैपेसिटी नहीं होगी टू सेल दीज एसेट्स, अगर हमारे पास 3 या 4 कंसल्टेंट्स होंगे और हमें 10, 20, 50, 100, 200, 500 अरब के एसेट्स बेचने हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि हम बेच सकें। तो हमने इसके ऊपर पिछले 4 माह में बहुत काम किया। हमने प्राइवेटाइजेशन डिवीज़न का पूरा जो कमीशन का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसको चेंज कर दिया है, एंड वी कैन शेयर इट विथ यू इफ़ यू वांट। हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, आज ही बल्कि अखबार में ऐड आया हमारा पहला। हम उसमें सेक्टर स्पेशलिस्ट, लॉयर्स, M&A स्पेशलिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये सारे हायर कर रहे हैं। बस प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है, इट हैज़ टू बी अ मर्जर एंड एक्विजिशन हाउस, उसके बगैर ये एसेट्स बिक नहीं सकते हैं। तो आई वांट टू हाईलाइट कि कमिटमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इज ऑलरेडी इन प्लेस। सो दिस इज द फाउंडेशन टू इम्प्लीमेंट अ सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम, पहली बात। दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम 2024 में जो बना था, 2024 से 29, उसमें 24 एंटिटीज़ हमें दी गई। ऑल्दो मुल्क में और बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, मैं उन पर आता हूँ, लेकिन इन 24 एंटिटीज़ पे जो काम शुरू हुआ, तो पहले हमने इसके ऊपर 3 फेजेस बनाए थे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। आज की तारीख में हमने सारे फेजेस ख़त्म कर दिए हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन एज मैनी ट्रांजैक्शंस एज वी कैन पॉसिबली। हमें मार्केट को भी देखना है, इन्वेस्टर एपिटाइट देखनी है, इंटरेस्ट देखना है, कंपनीज की हेल्थ देखनी है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम फुल स्पीड पे जितनी तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमने ये 3 फेजेस ख़त्म कर दिए, पहली बात। अच्छा, अगर हम ट्रांजैक्शंस को देखें तो फर्स्ट वुमेन बैंक जो कि हमने 5 अरब की वैल्यूएशन पे बेची, उस पर क्रिटिसिज्म आया जी कि 5 अरब में एक बैंक बेच दी। अच्छा, इसमें एक 2 चीज़ें जहन में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। हमारे मुल्क में एक बैंक होता था, छोटा SME बैंक, जो कि नहीं बिका था, वो नहीं बिका और वो बंद करना पड़ा बैंक, क्योंकि जब बहुत ही छोटा बैंक होता है वो कंपेटिटिव नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जो फर्स्ट वुमेन बैंक हमने बेचा तो उसकी जो टोटल इक्विटी थी वो 3 अरब की थी। उसकी इक्विटी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक का, जो कि 10 अरब का है, उसने कभी मीट ही नहीं की थी। तो उसका कैपिटल 3 अरब, उसकी इक्विटी 3 अरब की थी टोटल, और वैल्यूएशन हमने 5 अरब पे बेची। तो हमने तकरीबन 60% प्रीमियम टू द इक्विटी बेची है, पहली बात, ये बात जहन में रखनी है। सेकेंडली, ये बैंक पिछले 31 साल से ऑन एंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे आती थी, हटती थी और प्राइवेटाइज नहीं हो रही थी। ये 1994 में पहली बार प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पर आई थी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2025 में माशाल्लाह ये बैंक फाइनली प्राइवेटाइज हो गई। तीसरी बात, हमने ये प्राइवेटाइज जो की है, ये UAE के एक बहुत ही पावरफुल और इम्पॉर्टेंट ग्रुप को दी है। वो ग्रुप है जो कि UAE के स्टॉक चेन में जिनकी जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है वो ओन करता है। उनके जो फंड्स अंडर मैनेजमेंट हैं वो तकरीबन 200 अरब डॉलर के हैं। तो एक बहुत ही बड़ा और सीरियस ग्रुप पाकिस्तान में इस बैंक के थ्रू एंट्री करेगा। उस ग्रुप का ऑलरेडी UAE में एक डिजिटल बैंक है और फर्स्ट अबू धाबी बैंक में उनका 30% स्टेक है। तो प्राइवेटाइजेशन में खाली एसेट बेच देना और पैसे ले लेना, दिस इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। यू हैव टू सेल इट टू द राइट बायर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि माशाल्लाह हमने फर्स्ट वुमेन बैंक में अचीव किया। तो दूसरी ट्रांजैक्शन PIA इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, सबके रेडार पर है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। आपको पता है एक बार इसमें अटैम्प्ट हुआ था, वो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हुआ, लेकिन फ्रैंकली इस टाइप की कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में दुनिया में और मुल्कों में भी हिस्ट्री रही है कि पहले अटैम्प्ट में सक्सेस कभी कभी नहीं होती है, बिकॉज इन्वेस्टर एपेटाइट नहीं होती है, ट्रांजैक्शन की स्ट्रक्चरिंग के अंदर इश्यूज होते हैं जो कि पहले फेज़ में ज़रूरी नहीं है कि अचीव हो जाएँ। आज की तारीख में हमने ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर चेंज किया है, इन्वेस्टर से बहुत एक्टिव इंगेजमेंट है हमारी। इस वक्त हमारे जितने भी बायर्स हैं वो ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। इसके अंदर पाकिस्तान के जो टॉप ग्रुप्स हैं वो उनमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। 4 कंसोर्टियम्स हैं, एक एयर ब्लू है, फौजी फाउंडेशन है, इसके अलावा 2 कंसोर्टियम बिजनेस ग्रुप्स के हैं, एक लकी सीमेंट लीड कर रहा है तब्बा साहब, उनके साथ हपको वाले हैं, कोहाट सीमेंट हैं और गुल अहमद एनर्जी है। इस ग्रुप में अगर आप देखें, दूसरे ग्रुप में आरिफ हबीब साहब लीड कर रहे हैं, उनके साथ लेक व्यू सिटी वाले हैं, फातिमा फर्टिलाइज़र वाले हैं और सिटी स्कूल वाले हैं। अच्छा, अब मैंने अखबारों में कुछ पढ़ा ओवर द वीकेंड कि जी ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर को, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर को ये बेची जा रही है एयरलाइन, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यही लोग थे जिन्होंने फातिमा फर्टिलाइज़र जो प्राइवेटाइजेशन में ली थी और इसको टर्न अराउंड किया, और आज इस मुल्क में यूरिया की सप्लाई में बहुत अहम किरदार ये एंटिटी अदा कर रही है। यही ग्रुप है जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप है, जो कि आरिफ हबीब साहब हैं। यही ग्रुप है कि जो कि बहुत ही सक्सेसफुल स्टील मिल चला रहा है। यही मुल्क है इसने रियल एस्टेट में काम किया है। ये एक कंसोर्टियम की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा कंसोर्टियम जो तबा साहब का है, उनका सीमेंट के अलावा टेक्सटाइल बिजनेस है, कार मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स बिजनेस, वो बिजनेस है। हपको ऑलरेडी चाइना के बहुत बड़े प्लेयर BYD के साथ पार्टनरशिप में है, दे आर इनटू पेट्रोलियम सेक्टर, दे आर इनटू माइनिंग। तो ये वो ग्रुप्स हैं जिनके पास ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और टर्न अराउंड एक्सपीरियंस बहुत ही डीप लेवल का है, एंड यू नीड पीपल लाइक दिस। फौजी फर्टिलाइज़र का आप सबको पता है, बहुत ही वास्ट उनका फुटप्रिंट है बिजनेसेस में। तो ये बड़े तजुर्बेकार बिजनेस ग्रुप्स हैं और इनमें से इंशाल्लाह जो भी लेगा, हमारा ख्याल है कि PIA को टर्न अराउंड वो करेगा। PIA हम टारगेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ईयर एंड से पहले पहले इसको हम प्राइवेटाइज करें। और PIA की प्राइवेटाइजेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, देखें एसेट बेचना, पैसे लेना वो तो ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ इस एसेट को टर्न अराउंड करना है। हम सब चाहते हैं कि PIA एक मेजर एयरलाइन ग्लोबली बने और उस ग्रुप को दें और उस तरीके से ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर करें कि जो भी इसको ले वो इस एंटिटी में पैसे डालें, कुछ पैसे गवर्नमेंट को मिलें और ज़्यादातर पैसे एंटिटी में जाएं, ताकि PIA में नए प्लेन्स आएँ। इतने सारे रूट्स की अप्रूवल है PIA के पास कि जिसके ऊपर हमारे पास प्लेन्स नहीं है चलाने के लिए। अभी हमें UK की परमिशन मिली है, हम सिर्फ मैनचेस्टर जा सकते हैं, लंदन जा नहीं सकते हैं। अभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कोई अरसे में US की परमिशन मिलेगी। तो वी नीड अ बिजनेस ग्रुप जो कि इसमें मैसिव एक्सपेंशन करे, एंड दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। अच्छा, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके ऊपर पिछले एक आध साल से काम चल रहा है। इसमें एक एंटिटी से हमारी बातचीत चल रही है, हमने उनसे ऑफ़र हम मंगवा रहे हैं और निगोशिएटेड सेल है ये। और इसके अंदर जो हमारी वैल्यूएशन अगर हमें मिलेगी तो हम इसमें आगे जाएंगे, अगर वैल्यूएशन नहीं मिलेगी तो हम आगे नहीं जाएंगे। देखिए, एक चीज़ आप सबको जहन में रखनी है कि आज से 2 साल पहले पाकिस्तान बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में था और आज बहुत डिफरेंट सिचुएशन में, थैंक्स टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर एंड ओवरऑल गवर्नमेंट के माशाल्लाह आज जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा बोरोवर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। 2 साल पहले इस मुल्क में हम बातें करते थे जी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, क्या होगा। आज हमारा यूरो बॉन्ड जो है वो कोई डिस्काउंट पे ट्रेड नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटरेस्ट रेट हैज़ कम डाउन, तो इसकी वजह हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो गई है। तो आज जो हमारे एसेट्स की वैल्यूएशन है और जो इंटरेस्ट है वो बहुत फ़र्क है। तो अगर हमें HBFC में सही प्राइस नहीं मिली तो वी विल गो अगेन फॉर रीबिडिंग। इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी एंटिटीज़ का इंटरेस्ट है जो कि आज से 2 साल पहले नहीं था। इसके बाद हम आते हैं डिस्कोस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। लगारी साहब ने ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी टच अपॉन किया है। हमने जो शुरू किया वो ISCO, गैपको और फेस्को से शुरू किया। ये 3 पंजाब बेस्ड जो डिस्कोज हैं ये अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी, और इसके ऊपर हमारे जो एडवाइज़र हैं अलवर मार्शल, उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। इन डिस्कोज का हमें देखें, डिस्कोज जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। इट्स नॉट लाइक PIA में तो सिर्फ उसको अफेक्ट होगा जो ये ट्रैवल करेगा, डिस्कोज में तो हर पाकिस्तानी को अफेक्ट होगा। तो वी हैव टू बी श्योर कि इसको जब हम बेचें तो इस तरीके से बेचें कि आने वाले वक्तों में हर इलाके के अंदर बिजली मिले, लोड शेडिंग कम हो
और सही कीमत पे बिजली मिले। तो इसके अंदर हमने पूरा इन तीनों डिस्कोस का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया है, बिकॉज इसके अंदर देखें माजी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो ये डिस्कोस ओन करते थे, उनके नामों पर नहीं थी। पावर डिवीजन ने बड़ा काम किया पिछले 6 माह में इसके ऊपर। पेंशन लायबिलिटीज़ हैं और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो हमें इसकी बैलेंस शीट पूरी क्लीन अप करनी पड़ रही है। उसका पूरा हमने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया है। लेकिन इन डिस्कोस के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ ये है कि इनके बहुत सारे एसेट्स हैं जिनके अंदर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो एसेट्स इन्होंने पिछले 30-40 सालों में एक्वायर किए हैं। उनकी बुक वैल्यू जो है बहुत कम थी, आज मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो इनका जो रिटर्न फार्मूला है उसका तो ताल्लुक एसेट से नहीं है, उसका ताल्लुक तो बिजली जितनी बेचते हैं उसके साथ है। तो उसकी जो वैल्यूएशन बनती है और जो एसेट बेस बनती है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। अगर एक चीज़ है जिसकी एसेट बेस 100 अरब की है लेकिन उसकी जो कीमत बनती है रिटर्न की बेस पे जी 20-30 अरब, तो आप उसको 20-30 अरब पे बेचेंगे तो मुनासिब नहीं है, उसकी एसेट बेस 100 अरब की है। तो ये एक चैलेंज है। आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि इस टाइप के चैलेंजेस हमें प्राइवेटाइजेशन में ऑन अ डेली बेसिस फेस होते हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये जो रिफॉर्म्स हो रही हैं, ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो और ट्रांजेक्शन जिस पर हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, ZTBL ज़रूरी तरक्याती बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है ये मुल्क का। फार्मर्स को इसमें क्रेडिट वगैरह भी मिलता है, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा है। जिस तरीके से एक उम्मीद थी कि ये फार्मर्स को इस बैंक के थ्रू ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट मिलेगा, वो उस लेवल पे नहीं मिला। इसको जो हम बेच रहे हैं तो हमने फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट कर दिया है, इसकी सेल साइड ड्यू डिलिजेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। रूजवेल्ट के अंदर हमारे जो एडवाइज़र थे JLL, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 2 माह पहले, बिकॉज उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। माशाल्लाह आज जब हम एडवाइज़र अपॉइंट करने गए हैं तो इसमें ग्लोबल टॉप नेम्स जो हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया। सिटी बैंक ने पार्टिसिपेट किया, मॉर्गन स्टैनली, कुशमन, CBRE, न्यूमार्क, दीज आर द टॉप नेम्स इन न्यूयॉर्क मार्केट्स एंड दे आर नाउ इंटरेस्टेड इन एडवाइजिंग द पाकिस्तान गवर्नमेंट, विच इज़ गुड न्यूज़। हेस्को और सेप्को सिंध बेस्ड 2 डिस्कोज हैं, ये लॉस मेकिंग है, इनकी परफॉर्मेंस बुरी है। हमने इनके ऊपर भी काम शुरू कर दिया है, बिकॉज एक क्रिटिसिज्म ये आता था कि जी खाली प्रॉफिट मेकिंग डिस्कोस को क्यों बेचने। ये कभी भी नीयत नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली एक सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। हेस्को और सेप्को के ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो गया है, हमने ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिया है इसके ऊपर एडवाइज़र। एक टर्किश इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसने टर्की के जो डिस्कोज हैं उन तमाम डिस्कोस को लॉन्ग टर्म कंसेशन पे उस बैंक ने काम किया था, उसको हम अपॉइंट करने जा रहे हैं। पेस्को और हजी को इंशाल्लाह हम 2-3 माह के बाद उसको शुरू करेंगे, बिकॉज एक मार्केट एपेटाइट को देखना पड़ता है। जेनकोस, LNG बेस्ड प्लांट्स, जामशोरो कोल फायर प्लांट्स और स्टेट लाइफ, इन सब के ऊपर भी हमने काम शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह अगले 3-4 माह में आप देखेंगे कि इनके भी एडवाइजर्स अपॉइंट होंगे और काम शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बिल्ड होगी। इसके अलावा जो एयरपोर्ट्स हैं, हमारे एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट इस वक्त पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास है। इन एयरपोर्ट्स की जो दुनिया में एयरपोर्ट्स की जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत सारे मुल्कों में प्राइवेट सेक्टर के पास होती है, लेकिन हम एयरपोर्ट्स बेचना नहीं चाहते जो हमारे मेजर एयरपोर्ट्स हैं। तो हम इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, इन तीनों एयरपोर्ट्स में लॉन्ग टर्म कंसेशन पे हम काम कर रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को लाएं। इस्लामाबाद के अंदर हमारी UAE से बात चल रही है, कराची और लाहौर इंशाल्लाह हम बिडिंग में जाएंगे, और ये दोनों एयरपोर्ट्स के अंदर हम एक्सपेंशन और कैपेक्स प्लान पे काम कर रहे हैं। तकरीबन $700 मिलियन से $1 बिलियन का कैपेक्स रिक्वायर्ड है इन दोनों एयरपोर्ट्स को अगली 15 साल की जो हम पैसेंजर ट्रैफिक देख रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस के ऊपर अगर आप देखें तो ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जो हमारे पास हैं उन सब पे काम शुरू हो गया है, एक्सेप्ट अ फ्यू जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे एज वी गो अलॉन्ग इन द प्रोसेस। So lastly 2-3 more minutes and I'll wrap it up. I want to also cover, because आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन पर्पस है कि रिफॉर्म में थोड़ा सा हमें ये बताना ज़रूरी है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जो हम काम कर रहे हैं तो थिंकिंग क्या है, गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है, दैट विल हाईलाइट कि हम प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एसेट बेच देना नहीं है, जैसे मैंने कहा, इससे स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म। जब हम ये एसेट्स बेचते हैं तो हम चाहते हैं कि इसके बाद इन एसेट की परफॉर्मेंस बेहतर हो, पब्लिक को सही सर्विस मिले, और उसमें मेरिट बेस्ड हायरिंग हो इसके अंदर। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब हम चीज़ें ये बेचते हैं तो इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक सर्टन टाइम पीरियड तक फायर ना किया जाए, तो एम्प्लॉयज़ को भी सिक्योरिटी मिले। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म। सेकेंडली, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू वी वांट टू क्रिएट अ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी इन पाकिस्तान। हमारे बहुत सारे सेक्टर्स में कंपटीशन नहीं है। जब तक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इनोवेशन नहीं आएगी। तो प्राइवेटाइजेशन इज अ मीन्स टू दैट ऑब्जेक्टिव। थर्डली, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट,
ये दो वो सेक्टर्स हैं कि जब तक हमने इन दो सेक्टर्स को सही तरीके से मार्केट बेस इकॉनमी में नहीं दिया और कंपटीशन नहीं लाए और प्राइसिंग नीचे नहीं लाए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। एनर्जी कॉस्ट हमें नीचे लानी होगी। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जब तक हम सारा जो रॉ मटेरियल मूव करना है और ग्लोबल मार्केट्स की एक्सेस है, चाहे पीएनएससी हो, चाहे रेलवेज़ हो, चाहे एनएचए हो, चाहे पेट्रोलियम में सुईज़ हो जिनके ऊपर हमारी कमेटी सीसीओ एसओई काम कर रही है जो हमारे मिनिस्टर साहब हेड करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को इस वक्त देखा जा रहा है। फोर्थ, हम जो भी एसेट्स बेच रहे हैं उन सब की, जैसे मैंने पहले बताया, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग, उनकी बैलेंस शीट क्लीनअप्स, उनके जो पॉलिसी मेकिंग की चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और लास्ट, हम जो एसेट बेच रहे हैं इसमें वी आर वेरी केयरफुल एंड कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि इन एसेट्स के बिकने के बाद इनकी कोई मोनोपोली क्रिएट ना हो या कोई हेडेक ना हो, ना गवर्नमेंट के लिए, ना पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए, ना ही इन्वेस्टर के लिए। हम बात करते हैं जी केई के अंदर हम आज भी सब्सिडीज़ दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, कुछ और ट्रांजेक्शन हुई जिनके आज भी ट्रांजेक्शन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पोस्ट प्राइवेटाइजेशन रिजीम जो है उसमें कोई मोनोपोलीज क्रिएट ना हो और रेगुलेटरी रिजीम और पॉलिसी रिजीम जो है वो परफेक्ट तरीके से ऑलरेडी सोची गई हो। लास्ट पॉइंट, हमारे मुल्क में बहुत लोग कहते हैं जी कि जब हम बात करते हैं तो दो क्रिटिसिज्म आते हैं। एक आता है जी आप 100% कंपनी क्यों बेच रहे हैं, आप 51 बेचें, 26 बेचें। देखिए, हमें एक फ़ैसला करना होगा कि क्या गवर्नमेंट को हमें बिजनेस में रखना है या नहीं रखना। प्राइवेट सेक्टर जो है वो हेडेक नहीं चाहता कि जी वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के, हमारे लोगों के साथ बैठ के हर डिसीजन से पहले पूछे। प्राइवेट सेक्टर जब एसेट लेता है तो दे वांट टू मेक डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटिटी एज पर देयर विश। तो बहुत सारी एंटिटीज़ में प्राइवेट सेक्टर कहता है कि जी हमें आप 100% बेचें। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, हम ये कहते हैं कि जी लॉस मेकिंग एसेट बेच दें, प्रॉफिट मेकिंग एसेट ना बेचें। देखिए, हमें सोचना होगा कि हमारा डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क क्या है। क्या हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी लॉस मेकिंग एंटिटी बेचें, प्रॉफिट मेकिंग ना बेचें, या हमारा डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क ये है कि गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि बिज़नेस करे। अगर गवर्नमेंट का ये काम नहीं है और इस पर हम सब मुत्तफिक हैं आज की तारीख में, प्राइम मिनिस्टर साहब, कैबिनेट, लीडरशिप इन द कंट्री, तो फिर वो एसेट जो कि स्ट्रेटेजिक नेचर के नहीं हैं वो हमें बेचने चाहिए। एंड दैट इज़ द थिंकिंग विद विच वी आर गोइंग अहेड। थैंक यू जी।